हेलो गाइज़, मेरा नाम है विशाल आर्य। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइज़, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। गाइज़, शायद आपने टर्म पहले सुनी होगी, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। और आपने ये भी सुना होगा रिइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, आरसीसी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, जिसमें हमारी रिइंफोर्समेंट यूज़ नहीं होती है। सो गाइज़, ये जो थोड़ा है ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए आज मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आता रहता हूँ। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के बारे में। तो सबसे पहले गाइज जानते हैं कि प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट क्या होता है। सो गाइज, जैसे इसमें लिखा हुआ है प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, तो जो प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट होता है एक कंक्रीट मेंबर होता है जिसके अंदर हम पहले से इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप करते हैं और एक प्लान मैनर के अंदर, ताकि जब उसके ऊपर कोई भी सुपर इम्पोज लोड आए तो वो उसको जो हमने उसके अंदर पहले से स्ट्रेस क्या किया था, जनरेट किया था, वो उसको काउंटरैक्ट कर दे और हमारी डिज़ायर्ड डिग्री में आ जाए। गाइस, जैसे हम इस चीज़ को समझ सकते हैं नॉर्मल, मैं आपको समझा देता हूँ। गाइस देखिए, जैसे सपोज कीजिए ये हमने एक बीम बनाया, मतलब ये पीएससी हमने एक सेक्शन बनाया, पीएससी स्ट्रक्चर बनाया प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट का, और जो उसके अंदर जो हमने इंटरनल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस करी वो मैंने 15 किलोमीटर की करी। गाइज, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये कितना भी नंबर होता है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि मतलब किस तरीके से हम इसलिए क्यों डिज़ाइन करते हैं। इसका मतलब एक बेसिक आपको आइडिया लग जाए कि प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट का मतलब क्या होता है एक्चुअली में। तो गाइस, जैसे मैंने अपना प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, और इसके अंदर जो इंटरनल स्ट्रेसेस है वो 15 किलो न्यूटन की रखी मैंने, ठीक है। अब इसके ऊपर जब ये मेरा वर्किंग कंडीशन में आया मेरा ये, ठीक है, तो इस पर कुछ भी लोड आया, सपोज कीजिए 15 किलो न्यूटन इस पर पहले से इंटरनल स्ट्रेसेस थी और 10 किलो न्यूटन का इस पर लोड आया, ठीक है गाइस। सो ये क्या करेगा, जब इसमें 15 किलो न्यूटन का लोड स्ट्रेसेस पहले से हैं और 10 किलो न्यूटन इस पर लोड आया, या सपोज कीजिए 20 किलो न्यूटन का लोड इस पर आया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, 15 किलो न्यूटन जो पहले से स्ट्रेसेस थी उसको काउंटरैक्ट कर देगा ये, ठीक है, और 5 किलो न्यूटन लोड इस पर बचेगा। तो मतलब इसने क्या किया, जो हमारा 15 किलो न्यूटन जो हमने इसके अंदर स्ट्रेस डेवलप करी थी वो उसने किसको काउंटरैक्ट कर दिया और 5 किलो न्यूटन का लोड रह गया, ठीक है गाइस। तो डेफिनेशन में सिंपल इसमें यही लिखा हुआ है कि ए प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर इज अ मेंबर ऑफ कंक्रीट इन विच इंटरनल स्ट्रेसेस आर इंट्रोड्यूस्ड, जिसके अंदर इंटरनल जो स्ट्रेसेस हैं वो इंट्रोड्यूस की जाती हैं इन अ प्लान्ड मैनर, ठीक है, सो दैट द स्ट्रेसेस रिजल्टिंग फ्रॉम द सुपर इम्पोज लोड, जैसे गाइस आपको लोड आया, ठीक है, तो लोड आर काउंटरैक्टेड टू अ डिजायर्ड डिग्री। अब गाइस मैं ये चाहता हूँ कि डिजायर्ड डिग्री मतलब, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा लोड जो है 15 डिग्री काउंटरैक्ट करे, बाकी का लोड जो है इस पर एक्ट करे। तो मैंने गाइस इसलिए 15 किलो न्यूटन का मैंने इसके अंदर स्ट्रेस जनरेट कर दिया। मैं चाहता था कि मुझे नहीं, मैं 50 किलो न्यूटन क्या है काउंटरैक्ट करे मेरा फोर्स, तो मैं 50 किलो न्यूटन इसके अंदर इंटरनल स्ट्रेसेस रखता। सो गाइज, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी प्री स्ट्रेस कंक्रीट का बेसिक मतलब क्या होता है। और आप अब आराम से आप समझ जाएंगे तो आप एग्ज़ाम में अच्छे से इसके बारे में क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन 10 मार्क्स का भी आता है, तो आप अच्छे से लिख सकते हैं। और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इसके बाद प्री टेंशनिंग क्या होता है, पोस्ट टेंशनिंग क्या होता है, ठीक है गाइस। तो चलिए देखते हैं। सो गाइस, ये तो हम सभी जानते हैं जो हमारा कंक्रीट होता है इसके अंदर हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है और वेरी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। और गाइस, अगर मैं आपसे कहूँ कि हमें 150 mm के क्यूब के अंदर
40 न्यूटन पर की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चाहिए तो हम इजीली गेन कर सकते हैं। बट गाइस, अगर हमें 2.5 न्यूटन पर स्क्वायर से ऊपर की टेंशन चाहिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ चाहिए, तो वो हमारे लिए वो हम नहीं कर सकते। ठीक है गाइस, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की बहुत ज़्यादा लो होती है। ठीक है गाइस, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है हमारे कंक्रीट की काफ़ी कम होती है इन द कंपैरिजन ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है कंक्रीट की। तो गाइस, इसलिए आपने आरसीसी के बारे में सुना होगा, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। तो हम आरसीसी का स्ट्रक्चर इसलिए तो डिज़ाइन करते हैं, इसलिए बनाते हैं क्योंकि उसमें हम अपना रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं, जिसके अंदर जो टेंशन होता है वो रेनफोर्समेंट द्वारा रेजिस्ट किया जाता है, बाकी जो कंप्रेसिव फोर्स लोड है वो हमारा कंक्रीट द्वारा लिया जाता है। अब गाइस, जैसे सपोज कीजिए हमने ये एक स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है गाइस, आज इसमें हमारा लोड आ रहा है, ये तो जनरली कंप्रेसिव लोड है, कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है। ठीक है गाइस, तो ये इजीली जो हमारा कंक्रीट है इजीली इसको रेजिस्ट कर सकता है। बट अगर टेंसाइल लोड लग रहा होता है गाइस, सपोज कीजिए टेंसाइल लोड लग रहा है, तो इसको अभी मत देखिए ऊपर कंप्रेसिव लोड को। तो टेंसाइल लोड में क्या होता है, अगर हमने इसमें टेंशन बार्स प्रोवाइड किए हैं, मतलब इन्फोर्समेंट बार प्रोवाइड किए हैं, तो ये इजीली क्या टेंशन इसको जो इन्फोर्समेंट है वो टेंशन को रेजिस्ट करेगी। पर साथ साथ कुछ ना कुछ रेजिस्ट करता है, कंक्रीट भी रेजिस्ट करता है, क्योंकि ऐसी बात तो नहीं है कि बिल्कुल मतलब लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ तो होती है, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं होती। तो कंक्रीट भी क्या करता है, कोशिश करता है रेजिस्ट करने की, किसको, टेंशन को, और जिसके वजह से इसके अंदर क्या होता है, माइनर क्रैक्स आने लग जाते हैं। क्योंकि गाइस अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें टेंसाइल के लिए डिज़ाइन करना है, तो हम यही तो कर सकते हैं कि हम अपने स्ट्रक्चर के अंदर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दें, ताकि जो टेंशन फोर्स है वो रीइंफोर्समेंट द्वारा अरेस्ट किया जाए। पर हम हमारे पास कोई ऐसा स्पेशल मेजर नहीं है ना कि हम कंक्रीट को रोक सकें टेंसाइल स्ट्रेंथ को लेने से। सो इस वजह से गाइस क्या होता है कि कंक्रीट भी ट्राई करता है, कोशिश करता है टेंसाइल स्ट्रेंथ को रेजिस्ट करने की, जिसके वजह से अंदर माइनर क्रैक्स डेवलप होने लग जाते हैं। और गाइज काफ़ी अदर वीकनेसेस भी होती हैं। और गाइज ऐसा बात नहीं, कई बार क्या होता है कि जैसे हमारा कोई भी स्ट्रक्चर है, पीएससी स्ट्रक्चर है, या सॉरी कोई भी हमारा आरसीसी स्ट्रक्चर है, तो उसके अंदर अगर हमारा हम जैसे हमने कोई आरसीसी स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है, उसके ऊपर हमने कोई लोड भी अप्लाई नहीं किया है, तो भी उसके अंदर कई बार क्या होता है, क्रैक्स आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि श्रिंकेज की वजह से। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जनरली हर बार मतलब लोड पड़ने पे क्रैक्स आएंगे, श्रिंकेज की वजह से भी क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं। और गाइज एक चीज़ कि जब भी हम अपना कोई भी प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट मेंबर बनाएंगे, तो उसके अंदर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो कंक्रीट है वो मतलब कंक्रीट मेंबर ही होना चाहिए, हम किसी और मटेरियल का यूज़ नहीं करेंगे उसके अंदर। और टेंशन के लिए हम टेंडन्स का यूज़ करते हैं, जो मतलब रिइंफोर्समेंट ही होती है।
गाइस हमारे हाई टेंसाइल स्टील वायर्स को हम क्या बोलते हैं, टेंडेंस बोलते हैं। हाई टेंसाइल स्टील वायर्स को हम क्या बोलते हैं, टेंडेंस बोलते हैं। सो गाइस प्री स्ट्रेस कंक्रीट में हम हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट और हाई स्ट्रेंथ वायर्स का यूज़ करते हैं। और गाइस अगर हमें मैक्सिमम एडवांटेज लेना है अपने प्री स्ट्रेस कंक्रीट का, तो हमें क्या करना चाहिए गाइस, सिर्फ हमें ओनली हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यूज़ करना चाहिए। ये क्यों करना चाहिए भी आगे बताएंगे गाइस, हम बताऊंगा मैं। कंक्रीट मतलब गाइस खाली मतलब सिर्फ हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट नहीं, बल्कि ऑल्सो हाई स्टील टेंशन वायर्स, दोनों ही मटेरियल जो है हाई स्ट्रेंथ के यूज़ करने चाहिए। अब गाइस हम देखते हैं कि हमें हाई स्ट्रेंथ की कंक्रीट और ये जो वायर स्टील वायर्स हैं की यूज़ करने चाहिए। अब इस पर थोड़ा फोकस करते हैं। गाइस जब हम लार्ज प्री स्ट्रेसिंग फोर्स हम अप्लाई करते हैं अपने मेंबर के ऊपर, ठीक है, मतलब टेंडेंट से जब भी हमें जो स्टील वायर्स होती है हमको पहले क्या करते हैं, हमको बहुत खींच के रखते हैं, टेंशन प्रोवाइड करते हैं उसको, फिर उसके अंदर हम कास्टिंग कर देते हैं। तो वो वहाँ के आपके पोर्ट्स बताऊँगा। तो जब हम करते हैं प्री स्ट्रेस फोर्स अप्लाई करते हैं मेंबर के ऊपर, तो हाई बेरिंग स्ट्रेसेस डेवलप होती है कहाँ पे, जो हमारे एंड ऑफ एंकरिंग डिवाइस होती है वहाँ पर, ठीक है। और जो एंकरेज और एंकरेज कहाँ पे हम जनरली डिज़ाइन करते हैं, जहाँ पे हमारे हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट वर्क यूज़ होता है, ठीक है गाइस। गाइस इस पॉइंट को हम एक बार दोबारा समझेंगे। जब भी गाइस देखिए हमें क्या करना होता है, जब हम प्री टेंशनिंग करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बताया था उसके बारे में पहले, फिर हम देखते हैं। हम सबसे पहले क्या करके रखते हैं गाइस, हमारे यहाँ पे जैक्स होते हैं और एक जगह यहाँ पे यहाँ पे कुछ वायर्स होते हैं। ये एक तो एक साइड से कनेक्टेड होता है, मतलब फिक्स्ड होता है, और फिक्स्ड होते हैं साइड से। दूसरी साइड पे हमारा जो जैक होता है वो उनको बहुत ज़्यादा टेंशन मतलब खींच के रखता है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, फॉर्म वर्क लगा के हम इसमें फिलिंग कर देते हैं, कास्टिंग कर देते हैं। और जब ये हार्ड हार्ड हो जाता है फिर हम यहाँ से क्या करते हैं, कट कर देते हैं इन वायर्स को, ठीक है गाइस। और फिर जब ये इसके अंदर बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि जब इससे बॉन्ड बन जाता है इनसे वायर का और कंक्रीट का बॉन्ड बन जाता है, अच्छा, तो जो स्ट्रेसेस हमारा इस वायर के अंदर होती हैं वो किसके साथ कंक्रीट को में कंक्रीट में ट्रांसफ़र हो जाती है, और कंक्रीट हमारा छोटे साइज का हो जाता है, मतलब कंप्रेस हो जाता है, इसके अंदर स्ट्रेसेस डेवलप हो जाती हैं, ठीक है गाइस। तो हम ऐसे इस तरीके से हमारा क्या होता है, टेंशनिंग करते हैं, प्री टेंशनिंग करते हैं। सो गाइज अब जो पहला पॉइंट था उसमें ये कहता है, सिंस लार्ज प्री स्ट्रेसिंग फोर्स आर अप्लाइड, हम यहाँ से क्या करते हैं, लार्ज फोर्स हम अप्लाई करते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि टेंशन करना था हमें लार्ज मतलब बहुत ज़्यादा ही टेंशन हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। हम थोड़ा टेंशन प्रोवाइड करेंगे तो उससे भी जो हमारा ये इसको प्रोवाइड नहीं कर पाए, मतलब क्या कहते हैं उसे, जब जो हमारे वायर है ये अपने कंक्रीट को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा, ठीक है, अगर कम होगा तो। इसलिए हम हाई टेंशन, हाँ, तो क्या कहते हैं, हाँ, सिंस
लार्ज प्री स्ट्रेसिंग फोर्सेज अप्लाइड इन द मेंबर बाय द टेंडन्स, ठीक है। जो टेंडन्स जो वायर्स से हम क्या करते हैं, हाई स्ट्रेंथ फोर्सेज अप्लाई करते हैं, ठीक है। और इससे क्या हाई स्ट्रेसेस, हाई बियरिंग स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं, ठीक है, जो भी हम एंकरिंग डिवाइस यूज़ करते हैं। और गाइस हम जो एंकरेज डिवाइस जनरली कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमारे हाई स्ट्रेंथ का कंक्रीट वर्क होता है, इसलिए हमें हाई स्ट्रेंथ का कंक्रीट वर्क में यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि हमें एंकरेज डिवाइस हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें हाई स्ट्रेंथ का कंक्रीट यूज़ करते हैं। और गाइस जब हम क्या करते हैं, हाई स्ट्रेंथ का कंक्रीट यूज़ करते हैं, श्रिंकेज जो क्रैक्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। जो श्रिंकेज क्रैक्स होते हैं वो क्या होता है, वो वेरी लेस। और गाइस वैन द स्ट्रेस, जब भी हमें स्ट्रेस ट्रांसफर करनी होती है कंक्रीट के अंदर, ठीक है, बाय द बॉन्ड एक्शन, द कंक्रीट शुड हैव अ हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ विच कैन बी ऑफर्ड बाय हाई स्ट्रेंथ ओनली। तो गाइस जैसे अब जैसे कि हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारी हाई कब होगी, जब हम हाई स्ट्रेंथ का कंक्रीट यूज़ करेंगे, जब हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई होगी। और जब भी गाइस मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात यहाँ पे बार बार क्यों कर रहा हूँ कि आप देखिए, क्योंकि जब हमने वायर को हमने यहाँ पे टेंशन किया था, ठीक है, वायर हमने टेंशन किया, तो जब हम उसको जब हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छी होगी, जब भी तो अपनी जो जो यहाँ पे जब टेंशन है उसको ट्रांसफ़र कर पाएगा किसके अंदर, कंक्रीट के अंदर। अगर हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होगी तो वो उसको ट्रांसफ़र ही नहीं कर पाएगा, तो हमारा ये फेल हो जाएगा। तो इसलिए मैं बार बार इसको टेंशन मतलब इस पॉइंट पर फोकस कर रहा हूँ। और गाइस फोर्थ पॉइंट है, ड्यू टू हाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, द इलास्टिक एंड द क्रीप स्ट्रेंथ आर वेरी स्मॉल इन द स्मॉलर ऑफ प्री स्ट्रेस इन द स्टील इन्फोर्समेंट। तो गाइस हमारा क्या होता है कि जब हमारा हाई मॉडुलस इलास्टिसिटी जो आता है, ठीक है, हाई स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के अंदर जो इलास्टिक और जो क्रीप स्ट्रेंथ है वो बहुत कम हो जाती हैं, वेरी लेस हो जाती हैं। तो गाइस आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको 3 या 4 पॉइंट बताए हैं कि हम ये क्यों यूज़ करना चाहिए हाई स्ट्रेंथ का कंक्रीट, ठीक है। तो गाइस पहला पॉइंट तो मैंने आपको ये बताया कि जब हम प्रिस्ट्रेसिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट का हमें फोर्स यहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है, जिससे जो एंकरेजिंग डिवाइस होती हैं उनके उनमें बहुत ज़्यादा बियरिंग स्ट्रेस डेवलप होता है। और जहाँ पे हम एंकरेज डिवाइस यूज़ करते हैं वहाँ पे हमें हाई स्ट्रेंथ का कंक्रीट यूज़ करना पड़ता है, श्रिंकेज बहुत कम होता है। और तीसरा बताया मैंने गाइस आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ, अगर हमें बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छी चाहिए तो हमें हाई स्ट्रेंथ का कंक्रीट यूज़ करना पड़ेगा, तभी वो क्या कर पाएगा, ट्रांसफ़र कर पाएगा, ठीक है, टेंशन से कंक्रीट के अंदर, टेंडन से कंक्रीट के अंदर टेंशन को, ठीक है गाइस। और फोर्थ पॉइंट मैंने आपको बताया कि इसके अंदर बहुत कम होगा क्या, क्रीप स्ट्रेन और इलास्टिक और क्रीप स्ट्रेन कम होगा, क्योंकि इनमें हाई मॉडुलस और इलास्टिसिटी होगी। तो गाइस देख लिए, अब हम देखेंगे हम हाई स्ट्रेंथ की टेंसाइल वायर क्यों यूज़ करने चाहिए। ये तो हमने देख लिया हमें कंक्रीट क्यों यूज़ करना चाहिए। हम देखेंगे हमें जो टेंडेंस बोलते हैं इसको, TENDONS, टेंडेंस, तो हमें वायर की यूज़ करनी चाहिए। तो गाइस देखिए, जैसे जो हमारा माइल्ड स्टील होता है, मतलब नॉर्मल जैसा आपने पढ़ा होगा माइल्ड स्टील, तो उसकी जो यील्ड स्ट्रेंथ होती है वो 200 न्यूटन मीटर से लेके न्यूटन पर mm स्क्वायर से लेके 300 तक होती है, ठीक है। सो गाइस इसमें मतलब हमने जब Fe250 मतलब हमने माइल्ड स्टील को यूज़ किया है इसके अंदर, ठीक है। तो गाइस हमने क्या देखा, इफ़ सच अ स्टील इज़ यूज्ड, ठीक है, अगर हमने इस तरह का स्टील यूज़ किया, एंड इफ़ इवन इट इज़ सब्जेक्टेड टू ए स्ट्रेस, ठीक है, अगर उसमें कोई हमने स्ट्रेस डेवलप किया,
200 न्यूटन मीटर mm स्क्वायर एट द स्टेज ऑफ टेंशनिंग। वी फाइंड दैट ड्यू टू द क्रीप और श्रिंकेज, क्रीप और श्रिंकेज के वजह से द कंक्रीट द नेट टेंसाइल स्ट्रेस लेफ्ट ओवर विल बी एक्सट्रीमली लो। सो गाइज इसमें क्या है, 200 से लेकर अंदर 300 तक की कैपेसिटी है, ठीक है। अब हमने 300 का उसके अंदर क्या कर दिया, हमने टेंशन प्रोवाइड कर दिया। तो जो लॉसेस होते हैं, क्रीप लॉस हो गया, श्रिंकेज लॉस हो गया, इसकी वजह से क्या हो गया, लास्ट जो हमारी टेंसाइल स्ट्रेस बचती है वो बहुत ही ज़्यादा कम बचती है। इट मे मेंशन दैट इवन अर्ली इन इट द आइडिया ऑफ प्री स्ट्रेसिंग कंक्रीट एग्जिस्टेड। सो गाइज इन 1888 में बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलके और सॉरी इंजीनियर्स ने मिलके उन्होंने मतलब 1888 के अंदर काफ़ी सारे इंजीनियर्स ने मिलकर ट्राई किया था कि वो माइल्ड स्टील से प्री स्ट्रेस कंक्रीटिंग कर PSC बना सकें। सो गाइज उन्होंने ऐसा करा भी, और मतलब इनिशियली तो मतलब बहुत अच्छे रहे प्री स्ट्रेस कंक्रीट, बट इन द लास्ट जैसे बोला इसमें, दीज बीम्स वर फाउंड सेटिस्फैक्टरी initially but after a short time developed cracks and failed even when not loaded। so guys का जब हमने माइल्ड मतलब Fe250 माइल्ड स्टील से हमने बनाया, ठीक है गाइस, तो क्या हुआ कि शॉर्ट पीरियड के लिए तो मतलब बहुत अच्छा रहा वो, ठीक, कोई इश्यू नहीं आया। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो उसमें अंदर क्रैश डेवलप हुए और फेल हो गए। हमने जब तक हमने मतलब कोई लोड नहीं डाला फिर भी वो फेल हो गए। तो ऐसा गाइस, और ये करीबन 30 साल तक मिस्ट्री बनी रही कि ऐसा क्यों हो गया कि हमने मतलब Fe250 से हमने यहाँ पे हाई टेंशन वायर यूज़ नहीं किया, हमने Fe250 का वायर यूज़ किया, ठीक है। और उससे क्या हो गया, हमारा बिना लोड करे कुछ टाइम बाद क्या है वो हमारा स्ट्रक्चर फेल हो गया बिना लोड डाले ही। तो 30 साल तक मिस्ट्री बनी रही। बट उसके बाद गाइस दो इंजीनियर्स Freyssinet and Distinger independently found the cause of failure of the डोरिंग बीम्स। गाइस जो हमारा ये पहला वाला बीम था इन्होंने Fe250 यूज किया था, और हम डोरिंग बीम बोलते हैं। सो गाइस उन्होंने मतलब ये देखा, दे फाउंड दैट द फेलियर वाज ड्यू टू द फैक्ट ऑफ श्रिंकेज एंड क्रीप। मतलब श्रिंकेज और क्रीप क्या बहुत वाज सो लार्ज एंड नो मोर स्ट्रेन वाज लेफ्ट इन द स्टील। मतलब गाइस स्टील के अंदर कोई स्ट्रेस ही नहीं बची थी, सारी स्ट्रेस जो थी क्या श्रिंकेज और क्रीप के द्वारा मतलब बहुत ज़्यादा था, कौन श्रिंकेज और क्रीप ही बहुत ज़्यादा था जिसके वजह से स्ट्रेन बचा ही नहीं स्टील के अंदर। और उससे क्या हुआ कि गाइस जो प्री स्ट्रेस था हमारा वो डिसअपियर हो गया और बीम क्या हो गया, फेल हो गया था। तो इसलिए गाइस हम क्या करते हैं, हम हाई टेंशन स्टील यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ लगभग 2100 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक होती है। और हम उसमें कितना 1000 तक स्ट्रेस ही प्रोवाइड करते हैं। तो गाइस देखिए हमारे पास कितनी गैप रहती है, 1000 से लेकर 2100 तक। सो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आप समझ पाए होंगे कि हम प्री स्ट्रेस कंक्रीट में हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट और टेंशन वायर क्यों यूज़ करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन गाइस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर आपको कुछ सजेशन है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।